ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। अभी तक सिर्फ 34 स्टूडेंट्स हैं। खैर, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सीआर या जीआर है क्लास में? जी मैम। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। पहले तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ी थी कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, क्या क्या उसमें सारी टेक्निक्स है, वो सारी। अच्छा, अब चैट कोई ना करे इस तरह, फिर मैं मुझे होता है पता नहीं क्या क्वेश्चनिंग हो रही है वहाँ पे या कुछ पूछ रहे हैं आप लोग। लेक्चर के एंड पे ना जो क्वेश्चनिंग है तब कर लें, ठीक है? और बाकी ना लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो सका टाइम पे तो फिर वो आप लोग ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। ओके, सो आज हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी के व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। 1 मिनट और वेट कर लें, जितने स्टूडेंट आने हैं आ जाएं एक बार। इस तरह ना किया करें, इस तरह टाइम इतना वेस्ट होता है, फिर मुझे सेकंड क्लास भी लेनी पड़नी है। खैर, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि पहले है कि फूड सप्लाई कंसिस्ट बेसिकली ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम देम। लाइक हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, वो तो या प्लांट सोर्स होता है या हम लोगों का एनिमल सोर्स होता है। उसके बाद इन सोर्सेज से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन लोगों को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का फूड का थोड़ा सा, इतना तो आप लोगों को आइडिया है। उसके बाद आ जाता है इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट आवर फूड सप्लाई कैन कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्शन विद फूड। इसमें ये कि जब फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोडक्शन से लेके फूड कंज्यूम करने तक वो डिफरेंट उसमें आते हैं। उसमें डिफरेंट कह लो कि टाइम आता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से गुजर के आप लोग कंज्यूम करते हो। तो एयर हो सकता है, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, अपने फूड के अंदर फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ तो हम लोग डिजायर्ड होते हैं कि हम खुद उनको फूड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनको हम लोग जो है वो थ्रू कंटेमिनेशन किसी भी वजह से जो है वो फूड में एंटर हो जाते हैं। क्यों एंटर होते हैं वो आगे हम अब पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। फूड सप्लाई एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर देयर ओन ग्रोथ। ओके, इसमें ये होता है कि जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो फूड पे रिलाई करते हैं, जो अपनी न्यूट्रिएंट्स, अपनी ग्रोथ उस फूड से लेते हैं। इसीलिए ये फर्दर इसमें ये दो तरह के होते हैं। वो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। सो ओके, सो फर्स्ट वन इज कि जो हार्मफुल होते हैं, सबसे पहले उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो डेट्रियोरेशन जो होती है फूड में कॉज करते हैं। लाइक ऑरेंजेस, ब्रेड, बनानास में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो फूड में एंटर होते हैं, वो डेट्रियोरेशन, फूड स्पॉइलेज जो है वो कॉज करती है। उसके बाद फिर थर्ड वन आ जाते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल कौन से होते हैं? जिनसे हम लोग डिजायर्ड होते हैं, जिनको हम खुद फूड के अंदर एंटर करवाते हैं और उनकी कलर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, उनके फ्लेवर को, इन सब चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए हम लोग उनको फूड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उसमें क्या होता है, हम लाइक वाइन और वाइन में, पिकल्स में, चीज़ में, और भी उसके बाद आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो ये यूज़ होती हैं। इसमें ये आ जाते हैं, ये बेनिफिशियल टू ह्यूमन होते हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छे होते हैं, हमने इनको खुद इंट्रोड्यूस करवाया होता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग
चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और मतलब चीज़ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। उसमें हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसकी सबसे पहले एग्जांपल एक चीज़ की है। उसमें हम जो है रॉकी 40 वो स्पीशी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, पेनिसिलियम फंगस की है, ठीक है। इसको जो है ब्लू चीज़ भी कहा जाता है। एज यू कैन सी कि ये इसमें थोड़े स्पॉट्स हैं ब्लू से, इस वजह से इनको ब्लू चीज़ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ची मेकर्स होते हैं रॉकी 40 को जो है मिल्क में ऐड करते हैं, जिससे उसके अंदर जो है ना ब्लू वेन्स जैसे ये स्पॉट्स हैं ये अपीयर हो जाती हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ अपीलिंग पर्पस के लिए उसमें ऐड करते हैं। इसका कोई वो न्यूट्रिशनल वैल्यू या कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको फैसिनेट करने के लिए कस्टमर को और अपीलिंग के लिए, इसीलिए इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये इसका आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इससे पहले हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डेट्रियोरेशन ऑफ द फूड, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह फूड जो है डेट्रियोरेशन में आता है, कैसे स्पॉइल होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, और ये सब कुछ अच्छा कैसे होता है। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर, कोई भी सोर्सेज कंटेमिनेशन का तो कोई भी सोर्स हो सकता है। इवन आप जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे होते हैं, इवन योर हाइजीन भी, सब चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और उसमें क्या होता है कि जब आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में एंटर हो जाता है, वो आगे जाके दो काम कर सकता है। या तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, या फिर एंजाइमेटिक चेंजेस होती है। जब सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि स्पॉइलेज फूड की स्टार्ट हो जाती है। और अगर जब प्रोडक्ट उसमें एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं तो एंजाइमेटिक चेंजेस आती हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि फ्लेवर्स, टेस्ट, टेक्सचर, इन सब की ब्रेकडाउन हो जाती है, और वो सब कुछ जो है वो खराब हो जाता है। अब ये हम लोगों ने इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी फर्दर दो तरह के, गुड है डिज़ायरेबल जिनको हम इंडस्ट्रियल पर्पस में लेके यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे हैं बैड अनडिज़ायरेबल जो फूड बॉर्न डिजीज, फूड स्पॉइलेज, ये चीज़ें कॉज करते हैं। और गुड में क्या होता है, फूड बायो प्रोसेसिंग होती है, फूड बायो प्रिजर्वेशन होती है, प्रोबायोटिक्स, ये सब जो है डिजायर्ड में होते हैं। हाँ, हम इन थ्री में, गुड में जो है डिजायरेबल है, इनमें खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जो बैड अनडिजायरेबल है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू कंटेमिनेशन, थ्रू अदर पर्पसेस के थ्रू वो खुद ही से अपने फूड में एंटर हो जाती हैं, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो उनकी होती हैं उनको गेन करने के लिए, अपनी ग्रोथ उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए वो फूड में एंटर हो जाती है। ओके, सबसे पहले आ जाता है फूड बायो प्रोसेसिंग। ये डिजायरेबल जो है उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि फूड बायो प्रोसेसिंग। एज यू नो, फूड बायो प्रोसेसिंग इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो फूड प्रोड्यूस करना जिनमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हों, उसको हम कहते हैं फूड बायो प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड ग्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल में, सपोज हम लोगों ने फर्मेंटेशन करनी है मिल्क की, ठीक है, डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल्क में रॉ मटेरियल में जो है ऐड करवा देते हैं, ठीक है, और हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट उनसे जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये हो सकता है, वो रॉ जो मटेरियल है वो एनिमल सोर्स भी हो सकता है, प्लांट सोर्स भी होता है। और जब हम उस डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी रॉ मटेरियल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर जो है वो मैं आपको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आप वीडियो, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। माइक्रोबियल एंजाइम जो हैं वो भी यूज होते हैं एज अ फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद अब आपको
स्टार्टर कल्चर का बताती हूँ। स्टार्टर कल्चर क्या होता है? अ कंसंट्रेटेड preparation of live cell that is added to raw material to initiate fermentation rapidly. एक सेकंड बच्चों। यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि स्टार्टर कल्चर, व्हाट इज स्टार्टर कल्चर बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल्स भी हैं वो आप लोगों के इससे रिलेटेड मोस्टली होंगे। तो ये चीज़ आपको इसीलिए ये थ्रू अ वीडियो आपको क्लियर कर रही हूँ। स्टार्टर कल्चर क्या होता है? स्टार्टर कल्चर जो होते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं हम लोग अपने रॉ मटेरियल के अंदर। उससे हम योगर्ट, दही, चीज़, वाइन, पिकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। स्टार्टर कल्चर में क्या होता है कि मिल्क के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसमें यूज होना है। और आपको इतना तो पता होगा कि मिल्क में मोस्टली हम लोग जब योगर्ट और कर्ड और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड जो है उसको हम एज अ स्टार्टर कल्चर यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, हम इसको मिल्क कल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्टर कल्चर को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। उसमें डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ग्रोथ होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसकी जो एक्टिविटी होती है जब हम उस मिल्क में रॉ मटेरियल के अंदर ऐड कर देंगे तो वो इनिशिएट हो जाती है। और जब वो इनिशिएट होती है तो उससे क्या होता है कि जो हम लोगों की माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड प्रोडक्ट का टेक्सचर होता है, उसका फ्लेवर होता है, उसकी अपीयरेंस होती है, जो उसकी बॉडी होती है, जो भी वो हम लोगों ने एक रॉ मटेरियल से जो एक डिजायर्ड प्रोडक्ट लेना होता है उसको हम उस कल्चर के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ये सारी चीज आ जाती है। उसके बाद आता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ठीक है। अगर हम लोग डेयरी साइड की तरफ जाएं, डेयरी में देखें तो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जब हम इसको मिल्क के अंदर स्टार्ट इसको मिल्क के अंदर जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो जो पीएच लेवल होता है मिल्क का वो लो हो जाता है और मिल्क में जो प्रोटीन कोagulation होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ क्या होती है कि जो मिल्क में स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिल्क को स्पॉइल कर सकते हैं, उनकी कंडीशन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। फिर जब वो ये सब कुछ हो जाता है फिर हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो इसके थ्रू जो है वो ले लेते हैं। ये चीज होती है। और अभी ये आपको पता चल गया स्टार्टर कल्चर का। फिर से स्टार्टर कल्चर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन कैसे होती है जब हम उसको मिल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी आप स्टेप है, आप ये जरूर नोट किया करो। ठीक है। जब स्टार्टर कल्चर को हम मिल्क के अंदर वो उसकी फर्मेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको हम लोग जब मिल्क में ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मिल्क की जो पीएच होती है वो लो हो जाती है। उसके बाद मिल्क में जो प्रोटीन कोagulation होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जो स्पॉइलेज बैक्टीरिया होते हैं, स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिल्क के अंदर, उनकी ग्रोथ जो होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी एक्टिविटी वो इनहिबिट हो जाती है। ये चीज होती है जब हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन करते हैं। सो ये आप लोगों ने याद रखना है ताकि नेक्स्ट में आप लोगों से इसका कोई क्वेश्चन कर सकूं। आगे आ जाता है फूड बायो प्रिजर्वेशन। फूड बायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को
ख़त्म करने के लिए, स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए एक एंटी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट यूज़ करते हैं। मतलब एट अ टाइम हम 2 डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम उसी तरह का कोई एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ, उसकी एक्टिविटी जो है उस फूड में स्टॉप हो सके। ठीक है, फूड बायो प्रिजर्वेशन ये होता है, और इसमें हम डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो हम जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं थी कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स क्या होते हैं, तो जो हम लोगों के घर में जो है उनकी अपनी रेमेडीज होती थी वो यूज़ करके फूड को प्रिजर्व किया जाता था। उसके बाद आता है उसमें ये है कि बायो प्रिजर्वेशन में बेनिफिशियल बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फूड को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए, हार्मफुल पैथोजेंस उसमें ना रहे, इन सब के लिए हम लोग बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है कॉमनली यूज होता है, अपनी उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, वो रिएक्ट डिफरेंटली करता है, उसमें इतना वो हार्मलेस उसकी कोई जो है आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम लोग जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन में मोस्टली फूड इंडस्ट्री में जो है वो इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पर जो होती है एंट्रोमाइड, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेप्टाइड, बैक्टीरियोसिन, ये जो है सब कुछ होता है जो कि ग्रोथ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको रोकता है, और हार्मफुल पैथोजेंस भी जो है वो उसकी वजह से नहीं होते हैं। अब उसके बाद अगला आ जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये बेनिफिशियल लाइफ सेल्स होते हैं बैक्टीरिया को, जिसको हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को, जो हम लोगों में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उसको ओवरकम करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, और भी दूसरे जो हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं उनको और बूस्टअप करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए जो होते हैं हम प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक्स की, उसमें आपको ये पता ही है, ये आजकल जो है बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो न्यू बॉर्न्स के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि जो उनमें उनकी इम्यूनिटी को और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी को, उसको ओवरकम किया जा सके। ये योगर्ट का बताया है, मिल्क का है, फिर चीज़ का पता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हम आएंगे अनडिजायरेबल, जो सेकंड था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि वो सेकंड उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है फूड बॉर्न डिजीज। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक फूड कंज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से जब आया है, प्रोडक्शन से जब वो एक फूड प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट स्टेप से कि उसको प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स हुए, तो जब एक जो लास्ट प्रोडक्ट बन के जो हम लोगों के पास आया है, वो लास्ट प्रोडक्ट बनने तक, हम तक आने तक जिन स्टेजेस से गुजरता है उसमें कंटेमिनेशन तो होती है। अगर उसमें कंटेमिनेशन एक्सट्रीम पे चली जाए तो उससे क्या होता है, अगर हम उस फूड को कंज्यूम कर लें तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को फूड बॉर्न डिजीज होती है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं हम लोगों को क्या कहते हैं, क्या होता है, अच्छा टाइम पे वो चीज़ भी याद नहीं आती है हम लोगों को, क्या होता है, सॉरी बच्चे, मैं भूल गई हूँ, खुद भी याद है लेकिन मुझे अब, डायरिया। सॉरी, डायरिया वगैरह इस तरह की चीजों को। डायरिया तो उसकी वो फर्दर उसके लिए एक जो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, जो हम लोगों को मतलब बाहर का खाना खा लेते हैं तो हम लोग कहते नहीं है फूड पॉइजनिंग हो गई है हम लोगों को, सॉरी मुझे बिल्कुल फूड याद नहीं। पॉइजनिंग मैम। जी, वही फूड पॉइजनिंग हो गई है, ये वो, ठीक है। इसमें आ जाता है बैड में, और उसके बाद आ जाता है, आगे चलते हैं, फूड स्पॉइलेज के बाद आता है फूड स्पॉइलेज आ जाती है, अगली कंडीशन है फूड स्पॉइलेज की। फूड स्पॉइलेज ये होता है कि अगर आपने एक फूड है उसको कवर नहीं किया, या डिफरेंट और भी कंडीशंस होती हैं, उसको फूड को ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके अंदर जो होती हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है अपनी, या तो एंजाइमेटिक जो होती है उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, या अपनी उसमें कोई
कोई ना कोई सिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिस वो फिर हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं और फूड को स्पॉइल कर लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन होती है जब हम फूड को छोड़ देते हैं। सपोज ओवरनाइट छोड़ दिया, 1-2 दिनों के लिए छोड़ दिया, उसके बाद कंज्यूम कर लिया, जब वो फूड में स्पॉइलेज कॉज हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, और जब हम उसको यूज कर लेंगे तो वो फूड बॉर्न डिजीज में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप उसका फूड स्पॉइलेज है। फूड स्पॉइलेज को अगर हम स्पॉइल्ड फूड को हम लोग अगर यूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, फूड बॉर्न डिजीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, उसमें अगला आता है फैक्टर इन्वॉल्व जो होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं इनर, जो फूड के अंदर होते हैं, जो अपेरेंटली शो नहीं होते हैं, मतलब हम लोग उनको नहीं दे सकते लेकिन हमें फील हो जाता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉइस्चर कंटेंट आता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड्स आ जाता है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, ये सब कुछ जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आता है। इन चीजों को आप लोगों ने अच्छे से नोट करना है क्योंकि मैंने पेपर जो है स्लाइड्स में से ही देना है, मैंने कोई वो नोट्स नहीं आपको देना है। अगर किसी को बहुत शौक है मैंने फिर नोट्स ले ले। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, पीएच। इसमें क्या होता है कि पीएच का बहुत ज्यादा होता है कि इस लेवल पे अगर पीएच होगी तो माइक्रोब्स की ग्रोथ इस तरह होगी। ये सब चीजें जो है पीएच के अंडर आती है। ठीक है, बेस्ट एंड न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन पीएच जो है आपको पता है 6.8 से 7.5। ठीक है, ईस्ट एंड मोल्ड और जो दूसरे बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं वो इसी पीएच की रेंज में जो है बिटवीन 1.5 टू 11.0, 11 तक जो है इस रेंज के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट वैल्यूज हैं की, ये भी आप लोग जरूर देखना, ये मोस्ट कॉमन जो हम लोग बीफ, चिकन, मिल्क, चीज यूज होता है। उसके बाद आ जाता है एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्कलाइन, ये सारा बताया गया है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक, किसका माइक ऑन है, उसको माइक ऑफ करो अपना। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं उनको एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, वो पीएच उनकी जो है रेंज उस पीएच की, जिस पीएच पे वो ग्रो करते हैं वो 2 होती है। यीस्ट एंड मोल्ड्स ग्रो अंडर एसिडिक कंडीशन आ जाते हैं। विब्रो क्लोरिया आर सेंसिटिव टू एसिड एंड प्रेफर अल्कलाइन कंडीशन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो कर सकता है। और बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रॉन्ग और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए वो उनको जो माइको बैक्टीरिया, इसके अलावा जो मोस्टली बैक्टीरिया जो है एसिडिक और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी फूड का मॉइस्चर कंटेंट उसके लेवल से ज्यादा हो जाता है तो उसमें स्पॉइलेज की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। इसलिए वाटर फ्री जो फूड होगा जिसमें मॉइस्चर कंटेंट अपने कंट्रोल्ड होंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो उतनी स्पीड अप उसमें नहीं होती है, कंट्रोल्ड रहती है और ज्यादा जल्दी फूड स्पॉइल भी नहीं होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वाटर, एनर्जी, सल्फर, ये सब कुछ जो होते हैं ये फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में से कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा जो इसमें होता है, सच एज मिल्क, मीट, एग। इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को टारगेट करते हैं और अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है इन्हीं से पूरी करते हैं। उसके बाद आ जाता है एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो होते हैं। आपको बता दिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज कॉज कर रहा है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, उसकी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए एक दूसरा एंटी माइक्रोब जो है इंट्रोड्यूस करते हैं फूड में ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो खत्म हो सके। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो है हम लोग ऐड करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लेगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं अब सेकेंड लेक्चर नहीं लेना चाह रही हूँ। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर,
बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके एंट्री को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। स्किन एंड अदर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं प्रिवेंट माइक्रोबियल एंट्री जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। लाइक एग आ गया, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्रिवेंट यॉक एंड एग वाइट फॉर इन्फेक्शन। ये एक सबसे कॉमन एग्जांपल है कि किस तरह फूड जो है, जिस फूड पे कवरिंग है उसमें कम चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी एंटर कर से। एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्टोरेज उसकी, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरनमेंट, relative humidity of food storage and environment, ये चीजें आ जाती है। टेम्परेचर क्या होता है कि सबसे पहले जो टेम्परेचर है अगर वो कंट्रोल्ड है लेवल पे है उस फूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस फूड के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी कम होती है। फिर साइक्रोफिलिक, इसमें ये डिफरेंट बताया होगा आपको बैक्टीरिया का कि ये बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ओके ये जो होते हैं 20 डिग्री पे जो है सबसे अच्छी इनकी बेस्ट ग्रो होती है। -डिग्री पे ये जो है अनफ्रोजन मीडिया में आ जाते हैं, फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं लो टेम्परेचर पे। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है वो नेम बताए हुए हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, इतना टाइम नहीं है, अगर क्लास एक्स्ट्रा लेनी है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ले लूंगी। फिर उसके बाद एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसमें एसिडिक कंडीशन इन्वॉल्व होती है। फिर इसमें वही यीस्ट एंड मोल्ड आ जाएगा, ये नहीं, ये तो हम लोग पीछे चले गए काफी, हाँ सॉरी, थर्मोफिलिक आ जाता है, मेसोफिलिक आएगा सेकंड, पहले था हम लोगों का साइक्रोफिलिक था, फिर उसके बाद साइक्रोफिलिक की 20 डिग्री है, उसके बाद आ जाता है मेसोफिलिक आ जाता है। मेसोफिलिक जो होता है वो 25 से 40 डिग्री जो होती है उसके बीच में जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ जो है टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। उसके बाद मेसोफिलिक बैक्टीरिया बिलो 5 डिग्री और अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप, मेसोफिलिक ग्रुप से जो है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, सो आप लोग ये साथ साथ चीजें याद रखना, ठीक है। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप, मेसोफिलिक से जो है वो बिलोंग करता है। टेम्परेचर इसमें जो है 45 डिग्री होता है, ऑप्टिमम ग्रोथ होती है जो 50 से 70 डिग्री तक होती है। डिफरेंट बेसिलस ये सारी इसमें बताया हुआ टेम्परेचर्स का, आप ये देख लेना। कंसंट्रेशन, जो गैसेस की कंसंट्रेशन होती है, डिफरेंट गैसेस का लेवल होता है, जिस लेवल पे जैसे ऑक्सीजन लेवल है, उसके बाद उस कंडीशन पे जो है माइक्रोब्स की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कितने रह गए? 2 रह गए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीआर या जीआर जो भी प्रेजेंट है ना, वो आप ना ऐसा करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि अब ऑनलाइन तो अटेंडेंस मेरा ख्याल है टाइम नहीं रहेगा, 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। आप लोगों का यहाँ तक ही सही है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वरना वो फिर आप लोग मिक्स हो जाएगा, इतना ही ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट, फूड के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है कि कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, और बाकी सारी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर फूड को भी ऑक्सीजन जो होती है वो रिक्वायर होती है अपनी ग्रोथ के लिए, उसके बाद ये सब चीज़ें जब अगर फैक्टर्स को देखा जाए, उसके बाद जो फूड होता है उसमें स्पॉइलेज के चांसेस जो होते हैं वो अप एंड डाउन इस इन पे डिपेंड करते हैं। सो फूड स्पॉइलेज के लिए इन सब फैक्टर्स को जो है हम लोगों ने माइंड में रखना होता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बट है तो वो किसी का नहीं है। नो मैम, किसी का नहीं है क्वेश्चन। चलो मैं अपनी अटेंडेंस ले रही हूँ, होप सो हो जाएगी।
जी मैम 2 मैम साल से मेरा यही भी कुछ नहीं। पढ़ा है। सॉरी, मैंने कहा मैम 2 साल से यही कुछ पढ़ा है। बस 2 साल में क्या आप लोग फूड यही पढ़ते रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते रहे हो? मैम फूड में यही कुछ था, ये मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक, साइक्रोफिलिक। वो अच्छा, चलो पेपर में लग जाएगा पता। हाँ पेपर में पता चलेगा। ओके सो अटेंडेंस नहीं सच आज आपकी आज नहीं मैं अटेंडेंस लूंगी क्योंकि आज तो संडे है। सॉरी, मुझे भी फंसाओगे बच्चों आप लोग। बस आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, वो मैं मंडे में एडजस्ट कर दूंगी। बच्चों बोल लिया करो, जब बोलना होता है तो बोलते नहीं हो मैम आप पहले। कल की डेट करके कर लें अटेंडेंस। मैम कर दी आपको स्क्रीनशॉट। हाँ बस आप मुझे सेंड कर देना। ओके चलो बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत आता है ये वाला तो सही है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर जरा मुश्किल है, वो आपको खुद ही फिर पता चल जाएंगे टाइम के साथ साथ। बट मैं यही कहूँगी आप लोगों के अचानक से पेपर आने तो साथ साथ आप लोगों अपनी प्रिपरेशन जो है वो रखो और ठीक है। पेपर ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म पे पेपर होगा और क्या है, हाँ बस